नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन अपने इस एग्जाम 20 चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी मैंने वीडियो अभी तक अपलोड किया है वो आप देख रहे होंगे और वो चीज़ें वो सारी ये सारा जो भी कॉन्सेप्ट जो भी कंटेंट अपलोड किया गया है या जो भी चीज़ें मैंने पढ़ा है आपको पसंद आ रहा होगा। लास्ट क्लास में मेरे दोस्तों हमने बात किया था दिल्ली सल्तनत के बारे में और जिसमें हमने स्लेव डायनेस्टी शुरू किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई पोलो या चौगान खेलते समय और कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसका बेटा आराम शाह गद्दी पे बैठा। लेकिन आराम शाह जब गद्दी पे बैठा तो ये बात बदायूं में बैठे इल्तुतमिश को पसंद नहीं आई। इल्तुतमिश ने कहा कि जैसे मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठा, वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम मैं हूं और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी का हकदार मैं हूं। और इसी के वजह से उसने विद्रोह किया और बदायूं से अपनी सेना लेके आगे बढ़ा। जब ये बात पता चली आराम शाह को तो आराम शाह लाहौर से अपनी सेना लेके आगे बढ़ा और दोनों पंजाब के जुड़ नामक स्थान पे दोनों की सेना आमने सामने हुई और लड़ा गया बैटल ऑफ जुड़। और इस जुड़ के युद्ध में आराम शाह को इल्तुतमिश ने पराजित किया और इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित करते ही उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, उसकी हत्या कर दी। और उसी के बाद गद्दी पे बैठा कौन, इल्तुतमिश। और हम सब जानते हैं कि इस वंश को मैंने बताया था गुलाम वंश, मामलुक वंश, इलबारी वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी नींव एक गुलाम के द्वारा रखी गई थी। इलबारी वंश के बारे में इलबारी वंश के बारे में अगर देखें इलबारी क्यों कहा जाता है तो हम सब जानते हैं इल्तुतमिश से लेके नसीरुद्दीन महमूद तक सारे के सारे लोग एक ही वंश के या एक ही खानदान के एक ही परिवार के लोग शासन किए, जिसकी वजह से इसे इलबारी कहा गया। इसके अलावा अगर हम देखें मामलुक तो हम सब जानते हैं कि जो गुलाम थे इनके माता पिता गुलाम नहीं थे, यानी स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम थे। इसके वजह से इसे हमने क्या कहा, मामलुक वंश कहा। और इसमें हम बात करेंगे आज की क्लास में इल्तुतमिश के बारे में। हम सब जानते हैं कि इल्तुतमिश को द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि ही वॉज अ फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान भी माना जाता है, प्रथम सुल्तान भी माना जाता है। क्यों प्रथम सुल्तान माना जाता है, क्योंकि अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन सा, तो मैंने आपको बताया था कि गजनवी है प्रथम मुस्लिम सुल्तान। लेकिन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन सा, तो आप सब जानते हैं इल्तुतमिश, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। मैंने बताया था आपको उस क्लास में कि वो सिपाह सालार की ही गद्दी पे बैठ के शासन किया। लेकिन जो इल्तुतमिश था इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। बगदाद का जो खलीफा हुआ करता था अल मुंतसिर बिल्लाह, बगदाद का जो खलीफा हुआ करता था, इस खलीफा ने इसे लीगली सुल्तान की उपाधि दी जिसका नाम था अल मुंतसिर बिल्लाह। और अल मुंतसिर बिल्लाह ने इसे लीगली सुल्तान घोषित किया और इन्हीं की वजह से या इन्हीं के घोषणा के अनुसार ये दिल्ली सल्तनत पे सुल्तान की उपाधि धारण करके बैठा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद हम सब जानते हैं कि अगर पहला सुल्तान ये है तो अंतिम सुल्तान कौन होगा, लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो आप सब जानते हैं कि लास्ट सुल्तान या अंतिम सुल्तान माना जाता है इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी को। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब लोदी डायनेस्टी चल रही थी और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी जब गद्दी पे बैठा तो उसी समय बाबर का आक्रमण हुआ भारत में और 21 अप्रैल 1526 को बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया। और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और पराजित करते इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और वहीं से भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, मुगल वंश की शुरुआत हो गई। तो पहला सुल्तान इल्तुतमिश और अंतिम सुल्तान की अगर हम बात करें तो होगा कौन, इब्राहिम लोदी। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि इल्तुतमिश को गुलामों का, आपसे क्वेश्चन पूछे गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है और उसमें आपको ऑप्शन बार बार दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश,
ठीक है, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश, क्योंकि हम सब जानते हैं मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद मेरे दोस्तों हम सब बात जानते हैं, या मैंने आपको बताया था कि जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा तो इल्तुतमिश के गद्दी पे बैठने के बाद ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी यल्दौज को। और कौन था यल्दौज? तो हम जानते हैं कि मोहम्मद गौरी के 4 इंपॉर्टेंट गुलाम हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद कुबाचा, यल्दौज और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। और उसके मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली लाहौर मिला, कुबाचा को काबुल कंदाहार मिला और यल्दौज को गजनी मिला। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या करके गद्दी पे बैठ गया, और आराम शाह जब की हत्या करके जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई यल्दौज को, और यल्दौज अपनी सेना लेके आगे बढ़ा। और हम सब जानते हैं कि जब यल्दौज अपनी सेना लेके आगे बढ़ा तो इल्तुतमिश भी लाहौर से अपनी सेना लेके आगे बढ़ा, और दोनों के बीच में लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया 1215 में। ठीक है, तो 1215 में लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच में? तो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में। और कौन था यल्दौज? तो ये गजनी का शासक हुआ करता था, रूलर ऑफ गजनी। ये गजनी का शासक हुआ करता था, और इसने इल्तुतमिश पे आक्रमण किया, और इल्तुतमिश और इसके बीच में तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में लड़ा गया। और इस तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित किया, और यल्दौज को पराजित करते ही यल्दौज की क्या कर दी? हत्या कर दी। उसके बाद हम सब जानते हैं किसी के शासनकाल में 1221 में हुआ मंगोलों का आक्रमण। 1221 में हुआ 1221 में हुआ मंगोलों का आक्रमण, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में ये पहला आक्रमण था जो मंगोलों का हुआ था। और एक मंगोलों का शासक हुआ करता था चंगेज खान, जिसका वास्तविक नाम था तैमूजिन या तैमूचिन। ठीक है, तैमूचिन, जिसका वास्तविक नाम था तैमूचिन। हम सब जानते हैं कि चाइना और रसिया के बीच में एक डेजर्ट एरिया है जो गोबी मरुस्थल वाला एरिया है, उसी में स्थित है मंगोलिया, और मंगोलिया का ही शासक हुआ करता था चंगेज खान या गंगेज खान, जिसका वास्तविक नाम था तैमूचिन। उस समय हम सब जानते हैं कि परसिया में एक वंश चल रहा था, या परसिया में शासन कर रहा था जलालुद्दीन। परसिया का शासक हुआ करता था जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह। पर्शिया या ईरान में शासन कर रहा था जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह। जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह और इसी का बेटा हुआ करता था जलालुद्दीन मंगवर्नी। और हम सब जानते हैं मेरे भाई कि चंगेज खान बार बार पर्शिया पे आक्रमण करके ख्वारिज्म शाह की सल्तनत को लूटा करता था, और एक बार ख्वारिज्म शाह पे आक्रमण किया और इसकी सल्तनत को नष्ट कर दिया, और नष्ट करके अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पर्शिया से आगे निकल गया। और जब ये पर्शिया से आगे निकला तो इस समय जो मंगोल था ये पूरी के पूरी तरीके से खाली था, और इसका लाभ उठा के जलालुद्दीन मंगवर्नी ने मंगोलिया पे आक्रमण कर दिया। और जब जलालुद्दीन मंगवर्नी ने मंगोलिया पे आक्रमण किया तो इस आक्रमण के दौरान चंगेज खान का छोटा भाई मारा गया, और जब चंगेज खान का छोटा भाई मारा गया तो चंगेज खान वापस आया, और चंगेज खान को जब बात पता चली तो चंगेज खान ने दोबारा पर्शिया पे आक्रमण कर दिया, ईरान पे आक्रमण कर दिया। और जब चंगेज खान ईरान पे आक्रमण किया तो जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह यहां से कैस्पियन सागर की तरफ भाग गए, और जलालुद्दीन मंगवर्नी सिंध की तरफ भाग के आया। और जब इस सिंध में आया तो इसने इल्तुतमिश के पास संदेश भिजवाया, और इसने कहा
कि चंगेज खान से मेरी रक्षा करो। जब ये बात पता चली चंगेज खान को, तो चंगेज खान ने भी एक अपना दूत भेजा इल्तुतमिश के दरबार में, और इसने कहा कि जाके इल्तुतमिश से कह दो कि अगर जलालुद्दीन मंगवर्नी की हत्या किया तो जलालुद्दीन मंगवर्नी को तो अल्लाह भी खुदा भी नहीं बचा पाएंगे, लेकिन मैं जलालुद्दीन मंगवर्नी को मारने के बाद मैं सीधा दिल्ली पे चढ़ाई करूंगा और दिल्ली सल्तनत को नष्ट कर दूंगा। अगर वो जलालुद्दीन मंगवर्नी की मदद नहीं करते हैं तो मैं सीधा सिंध में आऊंगा और सिंध से मैं जलालुद्दीन मंगवर्नी को पकड़ के और वापस लौट जाऊंगा। ऐसा कहा जाता है कि इल्तुतमिश सूझबूझ से काम लिया और नहीं मदद किया किसके, जलालुद्दीन मंगवर्नी का। और जैसा चंगेज खान ने वादा किया था ये सिंध में आया, लेकिन जलालुद्दीन मंगवर्नी सिंध से भी फरार हो गया। कुछ समय वीर इसका इंतजार किया और वापस ये मंगोलिया लौट गया, ठीक है। लेकिन इसका आना मात्र ही एक ऐतिहासिक घटना हुई, और जो किसके शासनकाल में हुई, इल्तुतमिश के शासन काल में। एक और बात कहा जाता है चंगेज खान के बारे में कि ये सबसे खूंखार या सबसे क्रूर शासक हुआ करता था। ये इतना क्रूर था कि इसकी जनता इसे प्रेम नहीं किया करती थी और ये जानता था कि मेरी जनता मुझसे मोहब्बत नहीं करती है। इसने अपने सेनापति से कहा कि मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूं कि जो भी लोग दफनाने जाए, जब दफना के वापस आएंगे तो उनका तुम कत्ल कर देना, कि किसी को भी मेरे कब्रगाह का पता न चले। और ऐसे इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा इसका सेनापति किया, और आज तक चंगेज खान के कब्रगाह का पता नहीं लगा पाए हमारे पुरातात्विक विभाग के लोग। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्तों इल्तुतमिश ने और क्या इंपॉर्टेंट काम किया, इसके शासन में और क्या इंपॉर्टेंट घटना घटी, तो हम सब जानते हैं कि इसने चांदी का सिक्का चलाया, ठीक है, जिसे टका या टंका कहा गया, ठीक है। इसके अलावा इसने तांबे का सिक्का चलाया और जिसे जीतल कहा गया, और याद रखेंगे शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला पहला सुल्तान था। शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला पहला सुल्तान था, और इसके सिक्के पे बगदाद के खलीफा या अब्बासी खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह का नाम लिखा था और अपना नाम भी लिखवाया था। तो इसने दिल्ली सल्तनत में चांदी और तांबे का सिक्का चलाया, ठीक है। इसके अलावा इसने दिल्ली में इक्तेदारी प्रथा की, शुरुआत की। और क्या था इक्तेदारी प्रथा, तो हम सब जानते हैं मेरे दोस्तों कि जो इक्ता या जो प्रांत था वही क्या कहलाता था, इक्ता कहलाता था, और जो प्रांत का अधिकारी था वो कहलाता था इक्तेदार। और इस प्रांत से जो टैक्स वसूला जाता था उससे इक्तेदारी प्रथा कहा गया। फिर से समझेंगे, मैंने कहा कि जो प्रांत था, जो राज्य था, वो क्या कहलाता था, इक्ता कहलाता था, और इस राज्य का गवर्नर इक्तेदार होता था, और उस राज्य से जो टैक्स वसूला जाता था उसे ही इक्तेदारी सिस्टम कहा गया। और जिसकी शुरुआत किया था किसने, इल्तुतमिश ने। यही इक्ता मेरे भाई जब मुगल आएंगे तो सूबा बन जाएगा, और यही इक्तेदार सूबेदार बन जाएंगे, और यही इक्तेदारी सूबेदारी बन जाएगी, ठीक है। और जब ब्रिटिशर्स का आगमन होगा तो यही इक्ता जमीन बन जाएगा, इक्तेदार जमींदार बन जाएंगे, और इक्तेदारी जमींदारी बन जाएगी। तो बात वही है, बस जैसे जैसे समय चेंज होता जाएगा इसका नाम भी बदलता जाएगा। तो इक्तेदारी प्रथा आपको समझ में आई होगी। आइए बात करते हैं कि इस इक्तेदारी प्रथा के तहत या इसके शासनकाल में कितने प्रकार के कर वसूले जाते थे। तो टैक्सों के बारे में बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा रब करता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मेरे भाई कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और आपके नोट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा है मैं आपको नोट भी दे दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बताया कि इक्तेदारी प्रथा के तहत टैक्स वसूला जाता था, और जो टैक्स था यानी जो कर था कितने प्रकार का था, तो सबसे पहले जजिया, सबसे पहले कौन सा कर था, जजिया था, जो आप सब जानते हैं कि
मुसलमानों को देना पड़ता था, और गैर मुसलमान इन द सेंस मैंने बताया था काफिर। और काफिर क्या होता है, काफिर कौन होते हैं, तो हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता है वो सारे के सारे लोग काफिर कहलाते हैं। जैसे हिंदू हो गया, जैनिज्म हो गया, बौद्धिज्म हो गया, सिख हो गए, ईसाई हो गए, ये सारे के सारे लोग इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार क्या कहलाते हैं, काफिर कहलाते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जजिया एक प्रकार का कर था जो भारत में सबसे पहले लगाने वाला शासक हुआ मोहम्मद बिन कासिम। तो इसके शासन काल में जजिया वसूला गया, और हम सब जानते हैं जजिया इसके शासन काल में 48% और 24% और 12% वसूला जाता था, या 48 दिरहम टका ही कहेंगे क्योंकि टका चलता था, 24% और 12% वसूला जाता था। क्या मतलब है इसका, तो मेरे दोस्तों जो जजिया था, जो उच्च वर्ग के लोग थे वो 48% देते थे, जो मध्यम वर्ग के थे 24% देते थे, और जो निम्न वर्ग के थे वो कितना देते थे, 12% देते थे। ठीक है, इसके अलावा इसने दूसरा कर लगाया जकात। और आप सब जानते हैं कि जकात क्या है, एक धार्मिक कर है। इस्लाम में एक धार्मिक टैक्स माना जाता है जकात, जो अपनी आमदनी का 1/40 भाग पे करना होता है। और ये धार्मिक कार्यों के लिए वसूला जाता था, जैसे हज करने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, या इनसे संबंधित जो भी धार्मिक कार्य होते उसके लिए वसूला जाता था। और ये अपनी आमदनी का, पूरे साल में जितनी आमदनी करता है एक व्यक्ति, उसका 1/40 भाग ये टैक्स पे करता था, जिसे क्या कहा गया, जकात कहा गया। और मैंने जैसा कि आपको बताया था ये गुप्त दान हुआ करता था, अगर दाहिने हाथ से दे तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। इसके बाद अगला टैक्स अगर हम देखें मेरे भाई, तो आप सब जानते हैं खराज। खराज या इसे किताबों में खिराज भी लिखा मिलता है, और ये एक प्रकार का भूमि कर था। ठीक है, भूमि कर था, एक प्रकार का ये भूमि कर हुआ करता था, जो क्या था, खराज था, जो 1/3 भाग वसूला जाता था, जो एक प्रकार का भूमि कर हुआ करता था। और आप सब जानते हैं कि उस समय हिंदू लोगों के पास अधिक से अधिक जमीनें हुआ करती थी, और उन जमीनों से ये लोग भूमि कर लिया करते थे। जो भी पैदावार था उसका 1/3 भाग वसूला जाता था, जिसे क्या कहलाता था, खराज कहलाता था। लेकिन याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने इस कर को बढ़ा के अपने शासनकाल में 1/2 भाग यानी 50% वसूला था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद एक शासक हुआ जो इतिहास में पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है, और आप समझ गए होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक ने 2/3 कुल पैदावार का 2/3 भाग वसूला था खराज कर। तो सबसे ज्यादा खराज कर वसूलने वाला मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। बाकी पूरे दिल्ली सल्तनत में कितना वसूला जाता था, 1/3 भाग। ठीक है, इसके बाद हम सब जानते हैं कि जो अगला टैक्स था उसे खुम्स कहा जाता था, खुम्स या खम्स कहा जाता था। ठीक है, जो लूट का माल होता था, इस लूट के धन पे जो टैक्स लगाया जाता था वही क्या कहलाता था, खुम्स कहलाता था। और इस पे 1/5 भाग किसके पास, सुल्तान के पास। ठीक है, सुल्तान के पास। और बाकी 4/5 भाग किसके पास, सैनिकों के पास। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, और जब सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था तो इस लूट के ही जो भी जिस सल्तनत या जहां पे भी आक्रमण करते थे वहां से जो लूट का धन मिलता था उसको आपस में बांट दिया जाता था, और उसमें से 1/5 भाग सुल्तान को, बाकी उन सैनिकों में बांट दिया जाता था। लेकिन याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 भाग खुद वसूला, अपने पास रखा, और 1/5 भाग इसने सैनिकों को दिया। ठीक है, सैनिकों को दिया। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे जो लूट के माल पे टैक्स लगता था उसे क्या कहा जाता था, खुम्स कहा जाता था। इसके अलावा एक और कर लगता था जो उस्र कहलाता था, उस्र। ठीक है, एक और कर था जो क्या कहलाता था, उस्र कर कहलाता था, और इस कर को शुरू किया था फिरोज शाह
तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। और आप सब जानते हैं कि उसर कर क्या था, तो जो मुस्लिम किसान जो किसानी किया करते थे, जो खेती किया करते थे, उनसे जो टैक्स लिया जाता था उसे उसर कर कहलाता था, जो बहुत ही नाम मात्रा में लिया जाता था और लगभग 5 से 10% ये कुल पैदावार का वसूला जाता था। ठीक है ना। तो इतने प्रकार के टैक्स वसूले गए हैं कहां से, दिल्ली सल्तनत से। कौन कौन से, जजिया, जकात, खराज, खुम्स और उसर। उसर क्या था, खुम्स क्या था, खराज क्या था, सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो वीडियो को पीछे करके रिवाइंड करके आप फिर से इसको देख के और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मेरे दोस्तों हम सब जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने अपने गुलामों में 40 इंपॉर्टेंट गुलामों का एक समूह बनाया जो दल चालीसा के नाम से या तुर्कानी चहलगान के नाम से विख्यात हुआ। तो अब बात करते हैं दल चालीसा के बारे में। ठीक है। इसने तुर्कान एक चहलगान या तुर्कान ए चहलगान या इसे हम क्या कहते हैं, दल चालीसा। इसने दल चालीसा की क्या कर दी, स्थापना की। इसने दल चालीसा की शुरुआत की और ये दल चालीसा क्या था, तो 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था। ठीक है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पावरफुल व्यक्ति हुआ करता था सुल्तान। ठीक है। और सुल्तान के बाद अगर कोई पावरफुल था तो कौन था, वजीर था। लेकिन सारे के सारे लोग वजीर को रिपोर्ट किया करते थे। सुल्तान के बाद वजीर पावरफुल हुआ करता था, लेकिन इल्तुतमिश के शासनकाल में सुल्तान के बाद वजीर और वजीर के बाद दल चालीसा, यानी कह सकते हैं वजीर और दल चालीसा सेम पावर रखा करते थे। कहने का तात्पर्य ये है मेरे भाई कि जो दल चालीसा थे ये वजीर को रिपोर्ट ना करके डायरेक्ट सुल्तान को रिपोर्ट किया करते थे, यानी ये वजीर के अंदर में काम नहीं किया करते थे, ये सुल्तान के अधीन कार्य किया करते थे और इनका काम ही था सुल्तान की देखरेख करना। तो दल चालीसा की स्थापना की और यही दल चालीसा बाद में किंग मेकर बन जाएंगे, क्योंकि इल्तुतमिश मरेगा और इल्तुतमिश मरने के बाद सारे के सारे जो इसके आयोग के शासक गद्दी पर बैठेंगे, अगर रजिया को छोड़ दिया जाए तो आयोग के शासक जब शासन करेंगे तो एक दूसरे को मरवाने में इन दल चालीसों का बहुत बड़ा अहम रोल रहेगा। ठीक है। तो बाद में किंग मेकर बनेंगे और हम सब जानते हैं जब बलबन का शासन काल आएगा तो बलबन ने क्या किया, दल चालीसा का अंत कर दिया। ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम सब जानते हैं कि इसी के शासनकाल में एक और इंपॉर्टेंट काम हुआ। 1229 में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हो गया। और जब कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ तो अभी तक दिल्ली लाहौर थी, लेकिन अब अभी तक राजधानी लाहौर थी, लेकिन अब राजधानी कहां पे बन गई मेरे भाई, अब राजधानी बन गई दिल्ली। अभी तक राजधानी लाहौर थी, लेकिन अब राजधानी कहां पे हो गई, दिल्ली। तो दिल्ली राजधानी बनाने वाला शासक कौन हुआ, इल्तुतमिश हुआ। और हम सब जानते हैं, आपको मैंने कुतुब मीनार के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा चुका हूं। ठीक है। उसके बाद अगर इसकी न्याय व्यवस्था देखा जाए, न्याय व्यवस्था, तो हम सब जानते हैं कि एक न्यायप्रिय शासक हुआ है और इब्न बतूता ऐसा लिखता है कि इसके महल के समीप 2 संगमरमर के बने शेर थे। 2 शेर थे और किसके बने, संगमरमर। और इनके गले में मेरे भाई क्या लटका था, घंटा या घंटी। ठीक है। इनके गले में घंटियां लटकी थी और ऐसा कहा जाता है अगर किसी भी व्यक्ति को न्याय की जरूरत होती थी तो वो लाल रंग का चोला, याद रखिएगा, लाल रंग का वस्त्र या लाल रंग का चोला पहन के और इस घंटी को बजाता था। और जब इस घंटी को बजाता था तो उसी समय दरबार लगा के उस व्यक्ति के साथ न्याय किया जाता था। तो इसके शासन काल में न्याय का प्रतीक ही था क्या, लाल रंग का चोला। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अगर इसके अभियानों की बात करें मेरे भाई, इसके अभियानों की बात करें तो हम सब जानते हैं इसने
शासक बनने के बाद इसने भी अपनी सीमा का विस्तार करना शुरू किया। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसने सबसे पहले बंगाल और बिहार अभियान किया, ठीक है, बंगाल और बिहार अभियान किया। हम सब जानते हैं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था तो अली मर्दन जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था तो अली मर्दन उस समय बंगाल का राज्यपाल गवर्नर हुआ करता था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इसने बगावत कर और बंगाल को स्वतंत्र करा लिया। लेकिन जब अली मर्दन की मृत्यु हुई तो हम सब जानते हैं कि अली मर्दन की मृत्यु के बाद एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था हेशमादुद्दीन खिलजी। अली मर्दन की मृत्यु के बाद हेशमादुद्दीन या ये अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन की उपाधि धारण करके गद्दी पर, ठीक है, या अलाउद्दीन अली मर्दन के मरने के बाद उसके उत्तराधिकारियों को मार के अलाउद्दीन गद्दी पे बैठा। लेकिन ये गयासुद्दीन आजम की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा, ठीक है ना। यह गयासुद्दीन आजम के नाम से गद्दी पर बैठा, ठीक है। कौन? अलाउद्दीन। गयासुद्दीन आजम के नाम से गद्दी पर बैठा जिसका वास्तविक नाम हेशामुद्दीन था, ठीक है, हेशामुद्दीन खिलजी, हेशामुद्दीन खिलजी, ठीक है, हेशामुद्दीन खिलजी जिसका वास्तविक नाम था, या इसे अलाउद्दीन के नाम से भी इतिहास में प्रसिद्ध है, जिसने गयासुद्दीन आजम के नाम से गद्दी पे बैठा। और जब गयासुद्दीन आजम के नाम से गद्दी पे बैठा तो हम सब जानते हैं कि इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बंगाल प्रांत से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। और जब बंगाल प्रांत से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, अपने नाम के सिक्के चलवाना शुरू कर दिया। ये बात जब इल्तुतमिश को पता लगी तो इल्तुतमिश ने अपने बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद को बंगाल भेजा। और जब नसीरुद्दीन महमूद को बंगाल भेजा तो नसीरुद्दीन महमूद ने इसके बगावत को शांत किया। लेकिन नसीरुद्दीन महमूद इसी अभियान के दौरान मारा गया। और जब नसीरुद्दीन महमूद मारा गया तो ये फिर से बगावत किया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जब तक नसीरुद्दीन महमूद बंगाल में रहा तब तक तो ठीक, लेकिन नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने के बाद ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब जब नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई तो इस बात की खबर लगी इल्तुतमिश को, और इल्तुतमिश दिल्ली से बंगाल गया। और दिल्ली से बंगाल जाने के बाद इसने हेशमादुद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन आजम की हत्या की। और इसकी हत्या करने के बाद बंगाल और बिहार दोनों को अलग अलग प्रांतों में डिवाइड किया और बंगाल बिहार को दिल्ली के अधीन किया। तो याद रखेंगे कि इसने इस अभियान के दौरान इल्तुतमिश का बड़ा बेटा नसीरुद्दीन महमूद की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई, ठीक है। और इसके बाद इसने बंगाल और बिहार को दो प्रांतों में, क्योंकि पहले दोनों एक ही थे, और दोनों को अलग अलग किया। और अलग अलग करने के बाद वापस दिल्ली आया और इन दोनों को मिला लिया, ठीक है। उसके बाद हम सब जानते हैं कि इसने कलिंजर अभियान किया, ठीक है मेरे भाई। तो और भी आगे अभियान किया और भी इसके शासनकाल की इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन आज की कहानी यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब समय हो चला है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। बाकी कोई भी दिक्कत होता है तो कांटेक्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो आज की कहानी यहीं पे रोकते हैं मेरे भाई, अगले क्लास में फिर से रूबरू होते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद मेरे भाई।